राम सुजान सिंह एक ऐसा नाम जिसे शायद आप नहीं जानते, लेकिन दबंग के चौबे जी ये कहते ही आप फौरन पहचान लेंगे। यही खासियत होती है कलाकार की। जब वो किसी किरदार को संजीदगी से निभाता है तो किरदार अमर हो जाता है। ऐसी ही एक संजीदा कलाकार से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिन्होंने दबंग फ्रेंचाइजी के चौबे जी का किरदार तो किया ही है, साथ ही साथ कई अन्य फिल्मों में भी अभिनय किया है। पटना जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले राम सुजान सिंह जी आज मायानगरी मुंबई में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। एक छोटे से गांव से मुंबई तक का सफर किस तरह से रहा, क्या स्ट्रगल उन्होंने किए हैं और आने वाली अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे और क्या उनकी सीख है अपकमिंग एक्टर्स के लिए, यह सब खास बातचीत हम करेंगे राम सुजान जी से। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, वार्तालाप टीवी के इस विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हमारी कोशिश रहती है कि आपको नई शख्सियत से रूबरू कराया जाए। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ में आज हैं राम सुजान सिंह जी, जिनको आपने कई मूवीज में देखा होगा और विशेषतर इनको जो पहचान मिली है वो दबंग 3 के अंदर जब सलमान खान के साथ में ये पहुंचे तो सलमान खान साहब का डायलॉग था, स्वागत नहीं करेंगे हमारा। तो ये दुस्साहस तो हम भी नहीं कर सकते, हमें स्वागत करना होगा राम सुजान सिंह जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम एक मुलाकात में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर बात चल रही है शख्सियत से मुलाकात की, और आप जैसी शख्सियत का हमारे साथ जुड़ना, हमारे चैनल पे जुड़ना हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य है। और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आज फिल्म इंडस्ट्री है, क्या करवट ले रही है, क्या स्ट्रगल है आर्टिस्ट के, और किस तरीके से वो फील करता है फिल्म इंडस्ट्री को, ये हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ ये चाहूंगा कि एक बिहार के पटना शहर से आप आते हैं, तो किस तरीके से आप बॉलीवुड इंडस्ट्री तक पहुंचे? मैं बचपन में करीब छोटा था, हाफ पैंट पहनता था, उसी समय से थिएटर मैंने शुरू किया। थिएटर शुरू करने के बाद वहीं पे काफी दिन में 10-12 साल थिएटर किया। थिएटर में करने के बाद मैं शॉर्ट पीरियड ड्रामा कंपटीशन होता था ऑल ओवर इंडिया में, तो मैंने उसमें भाग लिया। तो करीब 2-3 बार तो मुझे अवार्ड नहीं मिला। करीब 3-4 विजिट करने के बाद 5वां-6वां से मुझे अवार्ड मिलने लगा। तो शॉर्ट पीरियड ड्रामा कंपटीशन में मुझे करीब 6-7 बार बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिला जी। उसके बाद लगा कि मुझे अपने अभिनय का मतलब कि पटना में चूंकि थिएटर करता था तो काफी मुश्किल होती थी मुझे वहां काम करने में, चूंकि उस समय की शुरुआती में आज की जो थिएटर है उसमें बहुत अंतर था, जमीन का अंतर था। हम लोग अभी खुद ही मेकअप करते थे, खुद ही ड्रेस पहनते थे, खुद ही पोस्टर बनाते थे, खुद ही जाकर के पोस्टर चिपकाते भी थे और खुद ही अपने आप को प्रचार भी करते थे। उस समय इतना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का माध्यम नहीं था, उस समय प्रिंट मीडिया था लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उतना नहीं था। तो हम लोग को खुद ही बहुत मेहनत करना पड़ता था, जिसके चलते काफी परेशानियां होती थी। तो बहुत सारे मैंने प्ले किया वहां पे। प्ले करने के बाद मैं सोचा कि नहीं, अब मुझे मुंबई निकलना चाहिए, क्योंकि कला का अथाह सागर जिसको मुंबई कहा जाता है, जहाँ एक्टरों का धाम कहिए वो भी मुंबई ही है। तो मैंने करीब 2000 में मैं मुंबई आ गया। आया तो आने के बाद मुझे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे यहाँ, क्योंकि ना रहने की जगह था, ना खाने पीने का। मेरे पास हम लोग क्योंकि थिएटर से और बहुत ही क्या कहें मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, तो मेरे फादर बचपन में ही एक्सपायर कर गए थे, तो पैसे वैसे हमारे पास बिल्कुल थे नहीं। तो मैं ऐसे ही आ गया था मुंबई किसी दोस्त के कहने के ऊपर, लेकिन हमारे पास पैसे वगैरह नहीं थे, तो मुझे यहाँ पे काफी संघर्ष करना पड़ा रहने और खाने के लिए भी। उसके बाद शुरुआत हुई तो एक पटना ही के डायरेक्टर हैं, आप सुने होंगे, रंजन सिंह नाम है उनका, जय हनुमान में उस समय वो थे, डायरेक्टर थे। तो मैं उनके साथ 2-4 बार मिला, तो उन्होंने मुझे जय हनुमान में मुझे पहला ब्रेक मिला मुंबई आने के बाद। संजय खान जी का सीरियल था, उसमें मुझे काफी मैंने छोटा छोटा रोल किया, लेकिन एक मेजर रोल मुझे मिला जो रावण का नाना का रोल था, प्रहस्त नाम था। तो मेरी शुरुआत वहां से हुई जी। तो सर अब जब आप यहाँ मुंबई पहुंचे, मुंबई की जो माया नगरी की चमक दमक आपने देखी, और शुरुआत में आपके पास काम नहीं था, आपने बताया आपके पास काम नहीं था,
तो कभी कभी बिल्कुल पाँव डगमगाए क्या कि वापस चले जाऊंगे, कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया? सर, मैं 2 बार मुंबई से बैक हो चुका हूँ। अच्छा। हाँ, बैग एंड बैगेज 2 बार मुझे बैक होना पड़ा था यहाँ, चूंकि पैसे जब खत्म होते थे तो यहाँ मैं अकेला था, कोई जान पहचान थी नहीं। अब मेरा जो थिएटर था वो हम लोग संस्था खोले थे पटना में, उससे किया था। तो वहाँ के जो मेरे साथ में कलाकार थे वो लोग भी बॉम्बे नहीं आ पाए, तो मुझे अकेले ही यहाँ पे आना पड़ा। तो उतनी उतनी मेरी जान पहचान यहाँ पे नहीं थी, जिसके चलते मुझे हम्म। काफी परेशानी करना पड़ा। परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझे, और काफी दिक्कत हुई। मैंने खाने से लेकर, कभी कभी तो ऐसा होता था कि क्या बताऊं आपको चैनल के माध्यम से, मैंने कि एक यहाँ पे आप फेमस जानते होंगे, बड़ा पाव होता था, बिल्कुल अभी भी बिल्कुल। है। उस समय उस समय 2 रुपये की मिलता था। तो मैं करीब 10-15 दिन 2 रुपये का वो बड़ा पाव खा के काटा था मैं यहाँ पे। ऐसी स्थिति थी मेरी। वो जी। बहुत यहाँ पे, और यहाँ पे उस समय ट्रांसपोर्टिंग सुविधा बहुत कम थी, तो पैसे की कमी के कारण काफी, कभी कितने किलोमीटर पैदल जाकर के ऑफिस में जाके स्ट्रगल करता था, ऑडिशन देता था। फिर वहां से कॉल, उस समय मोबाइल का युग नहीं था, उस समय आपको क्या कहा जाए, 1 रुपए का कॉइन था, वन पे तो दुकान पर। फिर उस समय फिर चालू हुआ पेजर का सिस्टम, आप सुना होगा आपने, तो पेजर जी पे मैसेज बिल्कुल आता था। तो बिल्कुल। हाँ, तो पेजर पे मुझे मैसेज मिलता था, तो मैं जाकर के 1 रुपया कॉइन डाल के फोन करके किसी भी प्रोडक्शन हाउस में बात करता था मैं। तो काफी समस्याएं थी उस समय। अभी तो बहुत क्या कहें, अभी तो जो भी आते हैं उनका तो बहुत सुविधा है इस समय, उसमें तो बहुत कम सुविधाएं थी। अच्छा सर, अभी बता रहे थे कि 2 बार आपने बैक किया, वापस आप चले गए, तो क्या जी ऐसी चीज थी जिसने आपको यहाँ पे रोके रखा? मतलब क्या माया नगरी का वो जादू, या फिर आपके अंदर से आवाज कोई ऐसी कि आपको लगता था कि नहीं यार मैं रुकूंगा और मैं कुछ करूंगा एक दिन, और बिल्कुल आपने किया? अगर आप नहीं होते तो हमें चौबे जी कहाँ मिलते। सर, बात कुछ नहीं थी, बात बहुत छोटी थी। मैं चूंकि पढ़ाई से ज्यादा कला की दुनिया में ध्यान देने लगा, तो मेरे जो एजुकेशन लाइफ था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मैं जी। जो अदर लोग जो बैंक के ट्राई करते हैं, कंपटीशन वगैरह और सभी थे, तो मेरे वो सब विधा, और पारिवारिक जो फादर नहीं रहे कारण काफी संघर्ष करके अपने आप को जीवन को यापन कर। मेरी बहन थी बड़ी मुझसे, उसकी शादी करनी थी, वो करके किसी तरह मैंने वहां से परिवार थी, ये किया, माँ थी, सबको छोड़ छाड़ के अकेले में मुंबई आया। तो इस संघर्ष से बड़ा मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो कलाकार की छोड़ के कला की दुनिया को छोड़ के अपने गृहस्थ लाइन में आ जाऊं, अपनी खेती बाड़ी देखूं। क्योंकि पढ़ाई भी उस लेवल पर नहीं हूँ, कोई मेरे बैकग्राउंड में बैक साइड में कोई सपोर्टिंग नहीं था, जिसके चलते प्रॉब्लम जी। हुआ। तो मैं सोचा कि नहीं, मुझे एक जिद थी, और मैं सोचा कि बस यही एक करना है, इसके अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। होता है ना सर कि तलवार के धार पे अपना चढ़ गए, या तो आगे न पीछे पैर कटेगा, वही हिसाब किताब है। मैं बस पैर रख दिया था, कटे चाहे जो, जीवन को वहीं डाल दिया मुंबई के शहर में ही। और काफी संघर्ष यहाँ करना पड़ा मुझे काफी जगह। आप तो लोग जानते ही हैं कितना मुशक्कत होती है, काम लेने में परेशानियां बहुत होती है, और ऑफिस में जाके स्ट्रगल करना है। वही धीरे धीरे शुरुआत किया वहां से मैंने। अभी अभी की क्या स्थिति है सर? अभी क्योंकि लॉकडाउन भी हमने देखा है, झेला है, आर्टिस्ट पे बहुत ज्यादा मार है। क्यों? क्योंकि एक एक छोटी सेट सी इनकम नहीं होती कि भाई कुछ पैसा आ रहा है। एक छोटी सी घटना बताता हूँ जी। सर। जब दबंग फिल्म बन रही थी, जी। दबंग 1, तो उस समय मैं, आप यहाँ पे अभी तो लॉकडाउन में वो दुकानें हट गई हैं, जिस समय मैं था वहाँ पे ये अंधेरी में एक इन्फिनिटी मॉल है, उसी के सामने एक चाय की दुकान हुआ करती थी। वहाँ पे लोग सुजान बिल्कुल सिंह, मेरे बिल्कुल, मेरे देखी ही भी है नाम सर। से, हाँ, वो सुजान सिंह अड्डा के नाम से वो फेमस था। जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पे पेपर में निकाल दिया अच्छा। था कि सेकंड मंडी हाउस सुजान सिंह का अड्डा है। मैंने वहां के आकर के कलाकारों को इन्फॉर्मेशन मिलता था कि कहाँ पे फिल्म की कास्टिंग चल रही है, कहाँ पे सीरियल की कास्टिंग चल रही है। वहां पे आके उन लोगों का, तो मेरे वो नाम से वो लोग फेमस कर दिए। तो वहां पे बहुत सारे, आज के डेट में नाम नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े एक्टर आपके हुए हैं मेरे सामने ही से, वो लोग भी वहां आते थे। मेरे प्रिय मित्र लोग, आज उनका नाम है, बहुत बड़ा नाम है। मैं उस लेवल में नहीं पहुंचा हूं अभी तक, मेरे से बहुत ऊंचाई पे वो लोग हैं लोग। तो वो एक समय था सर वहां पे। तो वहीं पे मुझे किसी मित्र ने मुझे बोला कि एक दबंग फिल्म की कास्टिंग चल रही है, आप जाके देखो। तो मैं वहां पे, वहां से करीब 16-17 बिल्डिंग थी। तो उसने एड्रेस नहीं मिला, मैं हर एक बिल्डिंग में जा करके करीब मुझे उधर 6-7 घंटा लगा पूछने में कि कहाँ पे ये दबंग का ऑफिस है। सुबह 12 बजे से लेकर शाम हो गया। तो वहां मैं गया, तो ऑफिस वाले बोले कि नहीं, यहाँ तो कास्टिंग फुल हो गई है। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करने लगा कि एक आप ऑडिशन ले लो आप,
ऑडिशन ले लो, आपको किसी तरह मैं इस पिक्चर में काम करना चाहता हूँ। लेकिन हुआ यूं कि उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा कास्टिंग हो चुका है, ऑडिशन नहीं हो सकता। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मैं वहां पे करीब 6 दिन कंटिन्यू गया, रोज जाके 1 घंटा बैठता था उस ऑफिस में। मेरा कोई काम नहीं था, टारगेट यही था कि इस दबंग में मुझे काम करनी है बस। ये मनोरथ था। तो मैं वहां 7वां दिन में गया, वो एक असिस्टेंट थे, मैंने उनको टिकट दिखाया कि देखिए सर, मेरी आज रात की ट्रेन है, मैं पटना जा रहा हूँ, आज किसी भी रोल का एक ऑडिशन ले लीजिए। उन्होंने एक नारी के रोल का, नारी का एक कैरेक्टर था, उसके मुझे बोला कि आप इसका ऑडिशन दे दीजिए। और उसमें जानते हैं सर, 1 लाइन का डायलॉग था, 1 ही लाइन का, लेकिन उस लाइन को मैंने ऑडिशन देने में 3 घंटा लिया, 3 घंटा का समय लिया। उसके बाद मैंने क्रिएट किया अपने आप को मोनो एक्टिंग के थ्रू, ये करीब 20-25 लाइनें अपनी तरफ से जोड़ी। अब फिर जाकर के मैंने उसका ऑडिशन दिया, करीब 3 या 4 मिनट का ऑडिशन मैंने दिया उसका। और उसका लाइन था सर, जो मैंने तेरे बाप को नहीं देखा, सिर्फ यही लाइन मुझे मिली थी, जो पिक्चर में भी है। अच्छा। तो वहां मैं ऑडिशन देके घर चला गया, तो मुझे डायरेक्ट फोन आया कि सर आपका ऑडिशन सब लोगों ने देखा, यहाँ की अरबाज सर देखे, अभिनव सर देखे, जहां तक मुझे जानकारी है कि सलमान सर भी ने देखा। तो उन लोगों को मेरा ऑडिशन पसंद आया, तो उन्होंने नाई की जगह मुझे वो चौबे कैरेक्टर मुझे मिला। ऐसे शुरुआत हुई दबंग की सर। जी सर, आप दबंग की तीनों फ्रेंचाइजी में आपने एक्टिंग की है। आपने दबंग की तीनों फ्रेंचाइजी में एक्टिंग की है। क्यों, किस तरीके से जो सीनियर एक्टर मतलब सलमान सरीके के एक्टर काम करने का कितना एडवांटेज मिलता है, खुद की ग्रोथ किस तरीके से आप समझते हैं कि उसमें ग्रोथ होती है, और एक बड़ी टीम का जब हिस्सा बनते हैं, एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का जब हिस्सा बनते हैं, तो एक आर्टिस्ट की ग्रोथ के लिए कितना फायदेमंद है? सर, आर्टिस्ट की ग्रोथ के लिए ये लोग इतने हम्बल होते हैं सर, सलमान भाई खास करके, कि मैं जब पहला शॉट दिया था उनके साथ, देखे होंगे दबंग में हॉस्पिटल का सीन था मेरा, सलमान भाई के साथ मैंने उनको जब सामने देखा तो हॉस्पिटल के सीन में देखा था। तो वो 1.5 पेज का डायलॉग था। मैं जब सलमान भाई को देखा, 3 घंटे से याद करके बैठा था, मैं सब भूल गया, लिटरली मैं सब भूल गया। मेरा शरीर पूरे पसीने पसीने हो गए। मुझे सिर्फ उनकी बीती हुई पिक्चरें जो उन्होंने की थी वो मुझे याद आने लगी, बाकी सब मैं भूल गया, लाइन भूल गया, सब चीज भूल गया, ये भूल गया। मैं अंदर से डर भी रहा था कि मैं कैसे प्ले करूंगा। लेकिन धन्य है सलमान भाई, उन्होंने मेरे फेस रीड को पकड़ करके, लगता है नर्वस है, अब चले आए, सीधे मेरे बगल में बैठ गए और उन्होंने डायलॉग्स नहीं पूछा, वो नाम पूछा, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, ये ऐसे ऐसे करके 2 मिनट में उन्होंने मुझे ऐसा नॉर्मल किया कि लगे नहीं कि इतने बड़े स्टार के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मुझे महसूस ही नहीं हो दिया। अब सीन सर यूं निकला कि मैंने क्या बताऊं। उन्होंने लगा कि मेरे जो फेसेस पे जो अंदर से हार्ट बीट जो बढ़ी हुई थी, एक बार में ऐसा उन्होंने खींचा कि मेरे अंदर से सब निकल गया अपने आप। हुआ कैसे मुझे पता नहीं चला। ये होता है, बड़े कलाकारों से सीखने में मौका मिलता है। वो लोग काफी एक्सपीरियंस होते हैं, नए नए कलाकार, लेकिन हाँ कोऑपरेटिव भी होते हैं। मैं पहली बार देखा था तो बहुत ज्यादा सलमान भाई। तो सर आपने ये बात करी सलमान खान जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ में काम करके, जो एक्सपीरियंस आपने बताया, अपने को स्टार को बहुत सपोर्टिव है। कभी आपने मूवी करी है और आपके साथ में कोई एक छोटे आर्टिस्ट है या बहुत नए हैं जो इस इंडस्ट्री में, उनको कभी बहुत डर सा महसूस हुआ आपको देख करके कि यार अब इतने बड़े आर्टिस्ट है, मजे हुए कलाकार के साथ में मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा? कोई ऐसा वाकया हुआ हो कभी? हाँ, ऐसा हुआ। एक फिल्म करने में गया था, वहां पे एक कलाकार से ज्यादा उम्र नहीं थी, करीब 18-19 साल की होगी, या एक बच्चा था बेचारा। दोनों को ही डायलॉग बोलने में काफी नर्वस हो गए थे। तो मैंने डायरेक्टर साहब से और रिक्वेस्ट किया कि सर मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोला, मैं अपने ऊपर लिया कि सर मुझे आधे घंटे का समय चाहिए। क्यों, उसको हम बाद में बताएंगे, मुझे आधे घंटे का समय चाहिए। अब मैंने कहा कि मुझे छोड़ दीजिए। मैं गया, उन लोगों के साथ बैठा, एंजॉय किया, हंसी मजाक किया, खूब जॉली। पहले तो जोक से शुरुआत की, जोक करके उनको पहले नॉर्मल किया। नॉर्मल करने के बाद जब देखे कि एकदम नॉर्मल हो गए, तब जाके लाइन्स वहां की, फिर देन आधे घंटे बाद मैं आके टेक दिया। मैंने उनको काफी कोऑपरेट किया कि नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी नर्वस हो रहा हूँ, आगे वाला भी नर्वस हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है, इंसान ही है। मैं भी शुरू बॉम्बे आता काफी घबराया हुआ था,
वो भी बेचारा घबराया हुआ है। तो कॉपरेट करना चाहिए ऐसे, क्योंकि वो भी नया है, वो सीखते सीखते वो भी सीख जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो मैंने ऐसा किया था एक जगह पे। तो सर ये बातें रही आपके पुराने एक्सपीरियंस की, आपने जो जो प्रोजेक्ट किए। अभी मुंबई लॉकडाउन से जूझ रहा था, अब लॉकडाउन से धीरे धीरे निकल रहे हैं, आर्टिस्ट की झोली में भी बहुत से काम है। आप आने वाले जी किस किस प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिलेंगे? सर, मैं जब पहला लॉकडाउन लगा था, तो जैसे जी ही लॉकडाउन जब खत्म हुआ था, मुझे 3-4 वेब सीरीज प्रोजेक्ट था मेरे हाथ में। जी लेकिन संजोग से मुझे जिस समय शूट पे जाना था, मैं एक शूट करके आया भी, बनारस गया था शूट करने के लिए। आपने सुना होगा बिच्छू का खेल बालाजी पे टेलीकास्ट हुआ था। उसके करने के बाद मैं पॉजिटिव हो गया। तो मुझे 2-3 काम हाथ से निकल गए, तो जी उससे फिल्में भी थी। तब तक मुझे एक और काम मिला। मैं पहला अपहरण कर चुका था, अपहरण 1 बालाजी पे वेब सीरीज टेलीकास्ट, उसका अपहरण 2 की शूटिंग चालू हो गई। तो मैं वो करने लगा, करते करते फिर लॉकडाउन लग गया। तो काम आ रहा है, तब तक ये कोरोना पीछा नहीं छोड़ रहा है, कोविड-19 पीछे घेरे हुए। तो हम लोग का काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इसके लेकर के। जी और इतना ना अभी भयावह स्थिति है कि ऑफिसेज भी आज के डेट में पूरी तरह फुल फेज में नहीं खुली है बिल्कुल। बिल्कुल। स्टाफ जहाँ 50 काम करे, वो 3-4 स्टाफ है। हम लोग की कठिनाइयां बहुत हो रही है कि हम लोग जैसे छोटे कलाकार को लेकर के काम करने में और काम लेने में इतनी परेशानियां अभी झेलना पड़ा। चूंकि पहला लॉकडाउन तो नहीं पता चला, लेकिन इस टाइम का जो लॉकडाउन लगा, ये हम लोग के लिए काफी तकलीफ वाला समय गुजर रहा है। नहीं सर, हमारी तो क्योंकि प्रेयर बिल्कुल यही सर मैं रहेगी। क्या बताऊं जी, क्योंकि सर कोई भी नौकरी हो, बिजनेस हो, सब लोगों का काम चल रहा है। और हम लोग का काम ऐसा है कि हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आ रही है। मैं अब बोलूं मैं? सर बोलिए। हेलो। बोलिए सर, बोलिए हाँ, आप। मैं बोल रहा था ये कि इसे अभी जो हालात है, जो ये पिछला लॉकडाउन तो समझ में नहीं आया, लेकिन इस बार लॉकडाउन हम लोगों को काफी तकलीफ दे रही है। और तकलीफ इस सेंस में दे रही है कि आप लोग सारी समस्याएं सामने है। हम लोग के करीब 1.25 साल होने हो जा रहा है, अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। और काम आ भी रहा है तो कोरोना की वजह से कैंसिल हो जा रहा है। अभी हम लोग को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते काफी तकलीफ हो रही है। सर बस आपको वीडियो इंटरप्ट गया। करना चाहूंगा बीच में, थोड़ा सा लालच मेरा बढ़ता जा रहा है। आप जैसे तरीके के आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा अलग उस पर बात करना चाहूंगा। अभी आप एक फिल्म इंडस्ट्री में हैं, यहाँ के स्ट्रगल को आप जानते हैं। सलमान खान जैसे बड़े स्टार हैं, उनके साथ में आप काम कर रहे हैं। तो एक नया यूथ जो इस इंडस्ट्री में आ रहा है, तो भी होता है कि वो वहां पे अप्रोच करे, या उसको एक भटकाव से गुजरना पड़ेगा, उसे वो सारे ऑडिशन देना और वो सब कास्टिंग कॉल उसको अटेंड करना या जाना, ये सारा कितना मतलब टफ होता है, और कैसे इसको आदमी स्मार्टली हैंडल कर सकता है? तो अभी नए लोगों के बारे में एक ही बात बोलूंगा कि इसे अभी पहले हम लोग जो काम किया करते थे आज से 8-10 साल पहले, तो पहले ऑफिसेज में असिस्टेंट लोग मिलते थे, डायरेक्टर मिल जाते थे। तो उस समय कास्टिंग करना काफी आसान था, क्योंकि 1-2 मीटिंग में आपकी यस नो का फैसला हो जाता था। जी अभी टफ इतना हो गया है कि अभी कास्टिंग डायरेक्टर लोग आ गए हैं बीच में, और एक नहीं अनेक आ गए हैं। तो वो जी लोग जो प्रोडक्शन हाउस में लोग जाते हैं काम मांगने, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं इस कास्टिंग डायरेक्टर को दे दिया हूँ, आप वहां जाके स्ट्रगल कीजिए। तो वो लोग का फोन, आप जाके वहाँ इंट्रो दीजिए, इंट्रो देने के बाद फिर वहां से कॉल आएगा, तब ऑडिशन दीजिए। कितने डायरेक्टर है कि कास्टिंग वाले हैं कि आपका ऑडिशन ले लेंगे, लेने के बाद ये भी रिप्लाई नहीं करते हैं कि हाँ सर आपका हुआ कि नहीं हुआ। अभी थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है, क्योंकि वो लोग अभी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाए तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं, आपके आपके लायक रोल नहीं है, अब अभी आप नहीं काम कर सकते, या मेरे पास उस टाइप का कोई करेक्टर नहीं आया है। करेक्टर होते हुए भी लोग बोलते कि नहीं है। ये थोड़ा दुखदाई और परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी थोड़ा काम उन लोगों के पास जाने से, क्योंकि डायरेक्टर का एक विजन देखने का, एक्टरों का काम कराने का, जो डायरेक्ट बात तो बात फेस टू फेस में जो क्लियर होता है, बात करने का जो तरीका होता है, या बात कीजिए डायलॉग डिलीवरी का जो तरीका होता है, वो डायरेक्टर एक नजर में जान जाता है कि हाँ ये एक्टर मेरे साथ कितना परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक भया होकर के जाना, वहां जाकर के मान लो मूड आया तो ये हो पाएगा,
नहीं हो पाएगा, जिसके चलते कभी मूड बनता है ऑडिशन के लिए, कभी नहीं बनता है, या बहुत सारी बातें होती है कास्टिंग डायरेक्टर के जाएंगे तो कोई मन मुताबिक नहीं बात हुई तो मन थोड़ा तकलीफ हो जाता है, मन छोटा हो जाता है। तो एक कलाकार जो होता है ना सर, बहुत कोमल होता है, कोमल हृदय का होता है। अगर उसकी थोड़ी सी भी दिल पे जाके चोट पहुंचेगी ना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आगे जाके कोई भी परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही नाजुक समय और उस चीज को सोचना पड़ता है परफॉर्म करने से पहले। अगर कोई स्क्रिप्ट आती है या कोई करेक्टर आता है पढ़ के, जो राइटर जहाँ पर जिस जगह पे जाके लिखता है, एक्टर को भी उसी जगह को ध्यान में रखते हुए प्ले करना पड़ता है। अगर वहां पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसके चलते, तो मुझे नहीं लगता कि परफॉर्म कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्टर खराब हो गया, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं एक्टर दफर है, मजा नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप पहले ये देखो कि वो कैसे आया है। हो सके वो दिन में खाना खाया हो, ना खाया हो, पैदल आ रहा हो, पसीने से थका हो, आप ये चीज आप देखते हो परफॉर्म। हर कोई सर दुनिया में अमीर आदमी नहीं है, कुछ गरीब लोग भी, बहुत सारे गरीब एक्टर भी हैं जिनकी तकलीफ होती है, मजबूरियां होती हैं, बेचारे कैसे आए हैं। आप चाहते हो कि आते के साथ कुछ कर दो, तो वो तो जूस पी के आए नहीं होते कि बड़ा पाव खा के बेचारे आ गए हो, तो उनके लिए अलग परेशानी होती है। तो इस चीज को मनसा और भाव को थोड़ा समझना, हमारे समझ से कास्टिंग डायरेक्टर को थोड़ा सोचना चाहिए इस विषय पे कि कौन सी हर कोई कार से नहीं चल सकता। अगर चलता तो फिर एक्टिंग लाइन में क्यों आता, वो अपना कहीं बिजनेस करता, खाता पीता रहता। तो ये ऐसा कुछ है सर जिसके चलते आज की डेट में थोड़ी तकलीफ ज्यादा है काम करने की, क्योंकि डायरेक्टर से मुलाकात सेट के ही होती है, उससे पहले नहीं हो पाती है। और डायरेक्टर को अपना जो मैं करना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। आजकल तो ये भी होता है कि मेरे समझ से जो देखता हूँ कि कोई अच्छा एक्टर है तो अगर उसका पैर भी है तो कहे कि इस टाइप के प्ले कर लो, तुम्हारी कास्टिंग कर लेते, तो हो गया कट पेस्ट वाली ही स्थिति आ जाती है। तो कट पेस्ट में थोड़ी तकलीफ होती है कि जो बेचारा थिएटर से आ रहा है उसका आपने कट पेस्ट कर दिया, तो उसकी तो करी हुई जितनी जीवन भर की कमाई तो खराब है। ऐसा जी। तो मैं तो चाहूंगा कि तो दर्शकों हम तो यही कहेंगे कि जो अगर आप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, आप आर्टिस्ट के लाइन में जाना चाह रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत इजी कुछ नहीं होने वाला है। वहां पे बहुत सारे स्ट्रगल आपको देखने हैं, किस तरीके से वड़ा पाव, कई बार वड़ा पाव भी शायद आपको नहीं मिले, इस स्थिति में आपको दिन गुजारने पड़ सकते हैं। तो सर आप हमारे साथ में आए, हमारे शो में जुड़े, आपने अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया, और उस स्ट्रगल से हम चाहते हैं कि आने वाला एक आर्टिस्ट है जो जाना चाहता है मुंबई में, एक्टिंग लाइन में जाना चाहता है, वो सीख ले, और अगर वो पूरा तैयार हो तो इस इंडस्ट्री में जाए। और हम और हमारे दर्शक ये उम्मीद करेंगे कि हम आपको आने वाले जल्दी से जल्दी किसी नए प्रोजेक्ट में देखें, और फिर से वाहवाही और तालियां और सीटी बजाकर पर्दे पे स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपका दिन मंगलमय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।